हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। और मैं आपके लिए यहाँ पे डिफेंस वाला पे लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त सेशन। ये हमारा होने वाला है 11th सेशन। तो गाइस, आपने अगर अभी तक के मेरे 10 सेशन नहीं देखे हैं तो जान लीजिए कि दिक्कत आपको होने वाली है, क्योंकि हर एक चीज़ मेरी लिंक्ड है। जितने भी सेशंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे, हर एक सेशन एक दूसरे सेशन से लिंक्ड है। अच्छा, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने सेशंस देखे हैं। जिन्होंने सेशंस देखे हैं वो मुझसे लगातार वोकैबलरी के लिए बोल रहे हैं। तो आप अगर अभी तक काउंट करेंगे ना, मैं आपको अराउंड 100 वर्ड्स ऑफ वोकैबलरी करा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन लेकिन अब मैं आपके लिए आज से सिनोनिम्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, 10 सेशंस के बाद ये जो 11th सेशन मेरा आया है, इसमें आज मैंने सिनोनिम से भी आपके लिए स्टार्ट स्टार्ट करूंगा। और मैं आपको एक वर्ड के सिनोनिम हर दिन देके जाऊंगा। इससे पहले जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी वोकैबलरी की, उस टेक्निक को हम बोलते हैं न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स के थ्रू मैंने एक वर्ड को किसी कहानी से लिंक करके और आपको वो वर्ड याद कराए। अभी हम बात करने वाले हैं क्या कि हम न्यूमोनिक्स नहीं, हम ग्रुपिंग से कैसे वर्ड्स याद कर सकते हैं। और जो ग्रुपिंग होती है ना, वो एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज को करने का। तो ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, लाइब्रेरी होती है। एक लाइब्रेरी में हजारों किताबें रहती हैं। ठीक है, तो आपको फिर भी कोई किताब चाहिए होती है, एकदम निकाल लेते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि आप बनिए की दुकान पे जाएंगे, उसके पास 50 तरह का सामान होता है। आप उससे कहते हैं भैया जरा कोई खतरनाक सी चीज, टिपिकल चीज जो इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है। जैसे तुमने कहा उससे कि भैया दालचीनी निकाल दो, उसको 1 सेकंड लगेगा दालचीनी निकालने में। कैसे? उसने सारी चीजों की ग्रुपिंग कर रखी है। कहने का मतलब है उसे पता है दालचीनी कहाँ आती है, मसालों में आती है, तो मैं मसाले यहाँ रख देता हूँ। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि ऐसे ही हमने वर्ड्स की ग्रुपिंग करके भी वोकैबलरी लर्न कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है निमोनिक्स के बाद, वो है ग्रुपिंग। तो मैं स्टार्ट करूंगा वोकैबलरी से ही। एक सिनोनिम की हम बात करेंगे। तो वर्ड जो है जिसका सिनोनिम मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, द वर्ड इज हेट। ये वर्ड तो आप जानते ही हैं भाई, नफरत, है ना। ये तो वर्ड हो गया नफरत, हेट। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या होता है, और ये इसके और सारे सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, और कितने तरीके से ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हेट का मतलब तो आपको पता है भाई, नफरत होता है। अब कितने तरह की नफरत है दुनिया में, जरा देखिए। एबोमिनेट, एंटीपैथी, एंटागोनाइज। देखो सारे पहले मैं ए वाले लिखूंगा। एवर्जन। ठीक है, तो एबोमिनेट, एंटीपैथी, एंटीपैथी, एंटागोनाइज और एवर्जन, ये सारे के सारे हेट होते हैं। अलग अलग तरह की नफरतें हैं ये। जैसे एबोमिनेट का मतलब क्या होता है कि ये वाले जान लीजिए पहले, एंटीपैथी और एंटागोनाइज। इसका मतलब क्या होता है कि उसको दर्द हुआ और आपको मजा आया, है ना। पैथी का मतलब इमोशन से होता है, सिंपैथी आपने सुना होगा, एम्पैथी आपने सुना होगा, है ना। तो इस इमोशन से मतलब होता है। एम्पैथी का मतलब होता है EMPATHY। एम्पैथी का मतलब होता है टू फील वॉट अदर पर्सन इज फीलिंग, है ना। तो मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है या दुश्मन है, कुछ भी है, उसकी टूटी टांग, तुमने दी सबको पार्टी, तुम उसके लिए क्या हो, एंटीपैथी है, एंटागोनाइज करते हो, दोनों सेम है। ठीक है, तो एबोमिनेट, एंटागोनाइज, एंटीपैथी। एवर्जन का मतलब होता है तुम इससे दूर हटते हो, दूर हटते हो भाई, तू दूर है मेरे से। एवर्जन, तुम कहते हो यार अभी मुझे तेरे से बात नहीं करनी, तेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, दैट इज कॉल्ड एवर्जन। ठीक है, एवर्स कर रहे हो आप, उसके करीब नहीं जाना चाहते, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है एवर्जन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वर्ड आता है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने सुना होगा। फिर आता है डिसडेन, डिस्पाइस और डिटेस्ट। तो भाई ये एक वर्ड है सी से और 3 वर्ड है डी से। तो कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने सुना होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है किसी की निंदा कर देना, कोर्ट की निंदा कर देना, या उसकी इंसल्ट, अपमान कर देना। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है तुम्हें, तुमसे कोई कहता है कि भाई ये प्रसाद है, प्रसाद तो है, प्रसाद नया प्रसाद नहीं खाता, बेकार की चीजें प्रसाद। ठीक है, कोई फायदा होता है प्रसाद खा के? मैं पिछली बार प्रसाद खा के गया था, एग्जाम देने फेल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये होता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब है एकदम से नकार देना, नफरत के साथ नकार देना, इस कंटेम्प्ट। ठीक है, डिसडेन, डिस्पाइस, डिसर्ट, ये क्या होता है, जिसको देख के तुम्हें घिन आए। मतलब कुछ ऐसा, जैसे तुमने देखा कि कोई किसी बच्चे को मार रहा है और बुरी तरीके से मार रहा है। अक्सर एक वीडियोज आ रही हैं आजकल, बड़ा कॉमन था, एक माँ है खुद ही अपने बच्चे को मार रही है और वीडियो बना रही है। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, डिसडेनफुल होती हैं। या कोई आपने क्राइम देखा जिसको देख के आपको बड़ा डिसगस्टिंग लगा, तो दैट इज डिसडेन, डिस्पाइस और डिटेस्ट।
जिससे आप घृणा करें, ठीक है, वो ये तो ये सब एक जैसे ही है, स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डिसडेन, डिस्पाइज, डिस्टेस्ट। कुछ वर्ड और देता हूं मैं आपको, रिवल्जन, रिपल्जन, स्कॉर्न। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं हेट के लिए, और एक हेट मतलब कुल मिला के 12। तो देखिए रिवल्जन रिपल्जन क्या होता है, आपने अट्रैक्शन सुना होगा, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींचना, और रिपेल का क्या मतलब होता है, अपनी तरफ से भगाना। तो ये हो गया आपका स्कॉर्न, क्या हो गया, हेट हो गया, रिवल्जन रिपल्जन क्या हो गया, किसी को अपनी तरफ से भगाना, रिपेल करना, है ना। अट्रैक्शन जिसको देख के, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसा आदमी जिसको देख के मूड खराब होता है, ठीक है, तो तुम इसको रिपेल करते हो, तुम चाहते ही नहीं इसको फेस करना, ठीक है, तुम चाहते हो ये अगर यहाँ काम करेगा तो मैं काम नहीं करूँ, ये होता है रिपल्जन। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो मुझे जरूर बताइएगा। इन सारे वर्ड्स को आप एक साथ लिखेंगे, इन्हें याद रखने का तरीका क्या है कि आप इन सारे वर्ड को एक साथ रखेंगे एक कॉलम में, है ना, और रात को सोने से पहले एक बार बस इन पे नजर मारते रहेंगे। आपको इनमें से जो भी वर्ड मिलेगा दोस्त मेरे, वो ऑप्शन में मिलेगा, और अगर आपने इस पे नजर मारी होगी तो यकीन जानिए ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। बट हाँ, रात को सोने से पहले वो जो तुम गुड नाइट का मैसेज करते ना, सो रहा हूँ, बहुत लेट हो गया, गुड नाइट, सुबह बात करूंगा, आई लव यू, कुछ इसकी जगह ये कर लेना 2 मिनट, ठीक है। जितने भी वर्ड मैं कराऊंगा इनको 2 2 मिनट देख लेना रात में, वो भी कर लेना, लेकिन ये जरूर देख लेना, तो तुम्हें ये हमेशा याद रहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं आज के ग्रामर वाले सेशन में, जो होने वाला है एकदम धमाकेदार। सेशन क्या है, प्रोनाउंस पार्ट 2। प्रोनाउंस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया हमारे पास कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, उनकी एक टेबल है, वो टेबल मैं आपको यहाँ एक बार फिर बता देता हूँ। ये टेबल बनाना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। अगर आपको याद है तो मैंने टेबल में क्या लिखा था, सबसे पहले दोस्त लिखे थे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, जिनको हम प्यार से नॉमिनेटिव भी कह रहे थे। भाई मेरे, जिसको ये कहानी बिल्कुल नई लग रही है वो पिछली वाली वीडियो देख लेना, तभी आत्मा तृप्त हो पाएगी। दूसरी वाली मैंने आपको बताई थी ऑब्जेक्टिव, जिसे आप प्यार से एक्यूजेटिव भी कह सकते हैं। तीसरे वाले मैंने आपको बताए थे पजेसिव, इसमें भी आपके दो थे, है ना, एक पजेसिव एडजेक्टिव थे और एक पजेसिव प्रोनाउन थे। इसके बाद मैंने आपको बताए थे मेरे दोस्त रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, और इन पे मैंने तुम्हें भर भर के क्वेश्चंस कराए थे। ये वाला पोर्शन बचा था, इन तीनों पे मैंने क्वेश्चन कराए थे। आज का सेशन जो है प्रोनाउंस का, वो है दोस्त मेरे एडवांस सेशन। ये बिल्कुल बेसिक था, ये टेबल जानने के लिए, इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए आप देखेंगे मेरा लेक्चर नंबर 10, क्योंकि ये है लेक्चर नंबर 11। अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रोनाउन। पहला क्वेश्चन आपके प्यार में प्रोनाउन का ये रहा। क्वेश्चन के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, 10 सेकंड का टाइम है, एक बार नजर डाल लीजिए और मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या गलती है, बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। अगर गलती लग रही है तो देखो भाई, वी, यू एंड दे मस्ट परफॉर्म द ड्यूटीज रेगुलरली, क्या मतलब हुआ, हम, तुम और वो, हमें ड्यूटीज, आपको याद होगा मैंने एक रूल आपको पढ़ाया था कि जब भी आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है दोस्त मेरे प्रोग्रेसिव आइडिया, और भाई एक होता है मेरे पास नेगेटिव आइडिया। अगर आप पिछली वाली क्लास देखेंगे तो मैंने आपको बताया था अगर कुछ प्रोग्रेसिव आइडिया है तो आप उसमें यूज करते हैं 2 3 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, लास्ट में फर्स्ट पर्सन। अगर कुछ नेगेटिव आइडिया है तो हम इसमें यूज करते हैं 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और फिर लास्ट में थर्ड पर्सन। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे प्लूरल प्रोनाउंस, अगर आपको सारे के सारे प्लूरल प्रोनाउन मिल जाएंगे तो इसमें आप क्या कर देते हैं, इसमें भी आप 1 2 और 3 करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन फर्स्ट, सेकंड पर्सन सेकंड। तो ये गलत हो गया, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बी, यू एंड दे, समझे, ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी, यू एंड दे,
मस्ट परफॉर्म द ड्यूटीज रिलीजियसली। रिलीजियसली का मतलब है सीरियसली। तो समझ में आया तो जरूर बताइएगा, आंसर इज 1। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका था, ठीक है, बस इस पे क्वेश्चन रह गया था, करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लीजिए और आंसर बताइए। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन आया है, 10 सेकंड का टाइम है, चीते की फुर्ती के साथ आंसर बताना है। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, एवरीवन हैज टू रिस्क वंस लाइफ देन ओनली वी कैन थ्वार्ट। थ्वार्ट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट। प्रिवेंट कर देना, रोक देना, बांधा बना देना किसी चीज को। अच्छा अब देखिए एक बात आप याद रखिए दोस्त मेरे, जहां भी आपको दिख जाए एवरीवन, समवन, एवरीबडी, समबडी, भाई ऐसे समझ लो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें बडी आ रहा हो या फिर वन आ रहा हो, ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें बडी या फिर वन आ रहा हो, साथ ही साथ ये वाले भी, ईच या फिर एवरी। तो इन सब के साथ मेरे बच्चे एक बात याद रखना, इसके साथ आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन। अब सवाल यह है कि सर इसका क्या मतलब हुआ, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन का क्या मतलब हुआ। देखो भाई सिंगुलर वर्ब का मतलब है, सिंगुलर वर्ब का मतलब है ऐसी वर्ब जो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। पहला लेक्चर देखिए आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो एवरीवन के साथ हैज लगाए कोई दिक्कत नहीं है। टू रिस्क, अब ये वंस नहीं हो सकता क्योंकि मैंने क्या बताया, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन। मैस्कुलिन प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही, हिम, हिज या हिमसेल्फ। ऐसे वाले प्रोनाउन मेरे दोस्त जिसको सुनते ही तुम्हें पता लग जाएगा ओहो ये तो मैस्कुलिन है, तो इनको हम बोलते हैं मैस्कुलिन प्रोनाउन। तो इसके साथ वंस नहीं आ सकता। एवरीवन हैज टू रिस्क हिज लाइफ, ना कि लाइक, ये प्रिंटिंग एरर है। सो एवरीवन हैज टू रिस्क वंस की जगह हिज लाइफ। तो याद रखिए एवरीवन की जगह आप एवरीवन के साथ आप क्या यूज करेंगे, हिज। अब सवाल ये है तो सॉरी वंस किसके साथ यूज करूंगा, तो भाई अगर मैंने लिखा he has to do his job, ठीक है, they have to do their job, she has to do her job। और अगर मैं कह दूंगा one has to do one's job, तो बड़ा आसान है, he के साथ his, they के साथ their, she के साथ her और वन के साथ ये वाला वंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वंस लिखता तो आप यहाँ पे वंस को सही मानते, बट क्योंकि यहाँ पे एवरी वन है तो वो लेता है सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो समझ लीजिए 4 नंबर आपने कमा लिए हैं, क्योंकि इनमें से एक पे तो क्वेश्चन फंसेगा ही। मैंने एवरी वन पे दिया है, आपका किसी और पे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए जल्दी से, सोच समझ के। ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत आपसे थोड़ी ज्यादा मांगी जा रही है इसमें। देखो ये क्वेश्चन कहता है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल सबमिटेड। अब यहाँ पे इसने बोला हर एक लड़का, तो हर एक लड़के के लिए तो मैस्कुलिन प्रोनाउन आ जाएगा हिज, एंड हर एक लड़की तो उसके लिए आ जाएगा हर। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता तो हम इसको लगा देते, ठीक है, क्योंकि हमेशा शुरू से मैं बोलता हूँ ना, अब तो लड़कियों का दौर है, अब ये दौर आ गया है वुमेन एम्पावरमेंट का, और अब ये दिस इज एन एरा ऑफ वुमेन। पर एक जमाना था जब हमेशा से मेल डोमिनेटिंग होते थे, मेल डोमिनेटिंग नेचर के होते थे और वही डोमिनेट करते थे सोसाइटी को। इसीलिए अंग्रेजी भी ऐसी है, हिंदी भी ऐसी है कि हमने क्या किया, हिज माना।
लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन है तो ये बेस्ट है। एवरी बॉय तो बॉय के लिए लगा हिज, एवरी गर्ल तो उसके लिए लगा हर। ये यहाँ पे भी बीच में एंड है और यहाँ पे भी बीच में एंड है, तो सिमेट्रिकली ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और इसलिए इसका आंसर होगा डी। इन केस अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता तो मेरा चीता बच्चा ये लगा के आगे बढ़ जाता, बट क्योंकि ऑप्शन गिवन है सो आंसर इज डी। समझ में आया तो बताइएगा, डाउट है तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। लेट्स एंजॉय एंड फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द पास्ट। अब देखो दोस्त मेरे, हुआ क्या है, हमारे पास होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? जिनको अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के वो काम नहीं करती। कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा आई प्ले, तो बताऊंगा ना क्या, या मैंने कहा शी हेल्प, तो बताऊंगा ना किसकी, या फिर दे किल्ड, तो बताऊंगा ना किसको क्या। ठीक है, अब इसी तरीके से एक हमारे पास वर्ब्स होती हैं इंट्रांजिटिव, जिनके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट हैं। जैसे मैं कहूं आई सिंग, आई डांस, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, तो ये अपने आप में पूरे हैं यार। इसके लिए अब मैं कहूँ आई डांस, तो तुम ये क्या पूछोगे, क्या, कैसे, कुछ नहीं, आई डांस, सिंपल। बर्ड्स फ्लाई, इन द स्काई लगाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसपे एक्शन पास ओवर हो। भाई जब मैं कहूंगा आई प्ले, तो बताना पड़ेगा क्या चीज, शी हेल्प्ड किसकी, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ऐसी जितने भी वर्ब्स होती है ना, उन पे जब प्रोनाउन पे क्वेश्चन आता है तो बच्चे की दुविधा को बहुत ज्यादा बढ़ा जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जब आपने कहा लेट्स एंजॉय, तो बताओगे ना क्या, या लेट्स एंजॉय क्या एंजॉय, तो या तो आपको बताना पड़ेगा लेट्स एंजॉय द पार्टी, लेट्स एंजॉय द ट्रिप, लेट्स एंजॉय द क्लास, लेट्स एंजॉय द फूड। आई मीन टू से कि आपको बताना पड़ेगा भाई किस चीज को एंजॉय करा रहे हो, या फिर आपको कहना पड़ेगा लेट्स एंजॉय, आप कुछ नहीं बताना चाह रहे, आप कह रहे हो कि भाई खुद मजे करो, खुद अपने आप में मन में मगन रहो, मजे करो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स। समझी बात? तो या तो आपको लगाना पड़ेगा ये जिसे हम कहते हैं कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, ये जान लीजिए। ये सारे सेल्फ वाले रिफ्लेक्सिव होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है एक ऐसा प्रोनाउन वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब if the object is missing। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम करता है। मतलब वर्ब के बारे में कुछ बताता है, वर्ब को ऑब्जेक्ट देता है। कब देता है वर्ब को ऑब्जेक्ट, जब उसका ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग था, इसीलिए तो मैंने कहा कि बताओ तो क्या एंजॉय करा, पार्टी, ट्रिप, क्लास या फूड। और अगर कुछ नहीं लगा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, और सेल्फ सेंटेंस हो गया एकदम टनाटन, है ना। तो कैसे सही करोगे, लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स एंड फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द पास्ट। तो खाली एंजॉय ही ऐसी वर्ब नहीं है, आई एम गिविंग यू द लिस्ट ऑफ द वर्ब्स जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, और उस पर सेंटेंसेस भी कुछ दिखाता हूँ। तो भाई ये लिस्ट है, ये अपने पास कॉपी कर लेना। एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, एक्विट, सबका मीनिंग बता देता हूँ। एक्विट का मतलब होता है टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, दोष मुक्त करना। टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट। ठीक है दोस्त, दोष मुक्त करने को हम क्या बोलते हैं,
एक्विट। रिकंसाइल का क्या मतलब होता है? रिकंसाइल का मतलब होता है टू अग्री, किसी से सहमति देना, कंसेंट दिखाना। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि एक काम करते हैं, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक एनडीए डिफेंस का पेड बैच, जिसमें इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही डिटेल में बहुत ज़बरदस्त कंटेंट दिया जाएगा सारे क्वेश्चंस के साथ, ये सब। और आपने मुझे क्या किया, यू रिकंसाइल टू इट, तुमने कहा ठीक है सर ये बात बढ़िया है। तो ये क्या हो गया? अग्री करना, किसी चीज़ की सहमति देना इस रिकंसाइल। एम्यूज, तुम एम्यूजमेंट पार्क तो जानते होगे, जहाँ तुम उसको लेके जाते हो, झूला झूलाते हो, खुद भी झूलते हो। तो वो क्या होते हैं? एम्यूज का मतलब क्या होता है? एंटरटेन, एंटरटेन। ठीक है, एंजॉय करना, एम्यूज करना, मजाक बनाना। एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सर्ट का मतलब होता है अप्लाई करना। कहते हैं ना एक्सर्ट प्रेशर, ये फिजिक्स वाले बच्चे हो तुम्हें पता ही होगा एक्सर्ट क्या होता है। रिजाइन आपको पता ही है, कहीं से इस्तीफा देना। अप्लाई और एक्सर्ट सेम है। एडजस्ट आपको पता है। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अडेप्ट का मतलब होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे जब आज से 3 साल पहले जब ये सब ऑनलाइन क्लासेस नहीं आई थी, तो मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था। ठीक है, बड़ी बड़ी क्लासेस होती थी, 300 300 बच्चा, 250 250 बच्चा होता था। फिर मुझे लगा कि यार अगर मैंने ये चेंज नहीं किया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे तो अब ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन पढ़ाना। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, आई अडेप्टेड। जैसे मैं कहूँ, ही अडेप्टेड। अब देखो क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। ही adapted according to the mentality of the majority। तो ये क्या कह रहा है कि शी अडेप्टेड, उसने अडेप्ट कर लिया। क्या? किसके अकॉर्डिंग? मेंटालिटी ऑफ द मेजोरिटी के अकॉर्डिंग उसने अडेप्ट कर लिया। अब अगर आप लिखोगे शी अडेप्टेड हर सेल्फ, तो ये सेंटेंस सही होगा, नहीं तो गलत होगा। नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या अडेप्ट किया। शी अडेप्टेड हर अटायर। अटायर का मतलब होता है कपड़े। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया, लड़की थी भाई साहब फ्रेंच, और तुम अपने हरियाणा के। ठीक है, प्यार तो प्यार है, कहीं भी हो जाएगा, किसी को भी हो जाएगा। ठीक है, तुमने शादी वादी कर ली, लड़की घर आ गई, अभी तक सब कुशल मंगल था। अब लड़की को फ्रांस याद आया। शाम का समय था, मौसम अच्छा हुआ, हवा चली, लड़की ने अपना ग्लास बनाया अच्छा सा, और एक प्यारा सा सुट्टा हाथ में लेके बालकनी में खड़ी है। समझ रहे हो, एक हाथ में ग्लास, एक हाथ में सुट्टा, और नीचे कपड़े भी वही फ्रांस वाले। बाहर ट्रैफिक, ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक। ठीक है, तुम्हारे भाई ने फोन कर दिया, अरे भैया जल्दी आ जाओ, ये भाभी 3 4 गिरा देगी यहाँ पे। तो समझ लो ये क्या हो गया। ठीक है, तुम घर आए, तुमने भागे भागे समझाया तो क्या कर रही, मुझे मरवाएगी। ठीक है, तुझे दारू पीनी है, सुट्टा पीना है, ये ले, मैंने तेरे लिए बार बना दिया, ये कमरे में आ जा, बालकनी इधर खुलवा दिए खेतों की तरफ, यहाँ तो खूब सुट्टे फूक ले, पर माँ इधर मत जाइयो। तो ये क्या हो गया दोस्त, लड़की नहीं, लड़की भी तुमसे प्यार करती, तुम इतना करोगे तो वो भी पलट के करेगी ना। तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है यार, मैं यहाँ पी लिया करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पीने से मतलब है। तो हुआ क्या, शी अडेप्टेड हर सेल्फ, या फिर शी अडेप्टेड हर अटायर, उसने अपने कपड़े भी बदल दिए। शी अडेप्टेड हर नेचर। ठीक है, शी अडेप्टेड हर वेज। ये सारी चीजें लिख सकते हो, या फिर हर सेल्फ लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो यही काम करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या करेगा दोस्त, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह यूज होगा। अवेल का मतलब क्या होता है? अवेलेबल तुमने सुना होगा, अवेलेबल है, तो अवेलेबल नाउन होता है, अवेल उसी का वर्ब होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, किससे दूं किससे दूं किससे दूं, चलो अवेल से ही दे देता हूँ। अवेल से कभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी।
तो क्या मतलब हुआ कि मैंने अपने आप को मुहैया कराई, अवेलेबल कराया अपने आप को, किसको, खुद को, क्या अपॉर्चुनिटीज जो जो वहां पर थे। तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, पर हमेशा नहीं। कब? जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। तो अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो जैसे अगर शी आया तो हर सेल्फ कर देना, है ना, और आई आया तो माई सेल्फ कर देना। यहां पे हमने देखा लेट्स किसके लिए होता है, लेट अस, लेट अस। तो अस किसके लिए होता है, अस बनता है वी से, इसलिए हमने वी के लिए क्या आता है, आर सेल्फ, है ना, वी क्या तो आर सेल्फ ही होता है। ठीक है, अरे क्लियर हुआ? नहीं आई बात समझ में? मुझे उम्मीद है आ गई होगी, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, टाइगर जिंदा है। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे प्यार में, आंसर बताओ। हर क्वेश्चन पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। आंसर बताइए जल्दी से, चीते की फुर्ती के साथ। She bathed herself after a long time as she was out of sorts। तो देखिए आउट ऑफ सॉर्ट्स का क्या मतलब होता है, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है बीमार थी, अनवेल। ठीक है, तो वो बहुत दिन से बीमार थी, इसलिए उसने आज क्या किया, शी बेड हरसेल्फ, उसने खुद को नहलाया। हैं? ये पॉसिबल है, उसने खुद को नहलाया। तो इससे पहले क्या पूरा मोहल्ला नहा रही थी, वो आदमी पकड़ कर, अरे यहाँ जा, यहाँ आओ, भाई साहब नहाए नहीं हो तुम, लोटा डाल दिया, घिस डाला। ऐसा थोड़ी होता है दोस्त, है ना। आप कभी ये वाला प्रोनाउन, ये कौन सा, एक बार फिर से बता दूं, रिफ्लेक्सिव। ये जो रिफ्लेक्सिव है, इसका इस्तेमाल कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ नहीं कर सकते, मीनिंग गलत हो जाएगा। इसका मतलब आ रहा है शी बेट हरसेल्फ, उसने खुद को नहलाया। तो रिडंडेंसी है, जरूरत ही नहीं है, शी बेट, बस सिर्फ इतना बोलोगे, उसने वो नहाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एज शी वॉज आउट ऑफ सॉर्ट, क्योंकि बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर नहा ली एक बार तो फिर जीवन में दोबारा नहा नहीं पाओगी, क्योंकि फिर तुम्हें दफना दिया जाएगा, इसलिए वो नहाई नहीं। तो शी बेट, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के साथ सीधे बेट, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल इनके साथ नहीं होगा। इसी तरीके से बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। कौन सी वर्ब्स हैं, ये रहे, याद रखिए। These verbs do not take reflexive pronouns with them। ये कौन कौन सी वर्ब है, ये मैंने आपके सामने लिखी है। रेस्ट, मेक, बेथ, टर्न, क्वालिफाई, कीप, हाइड, स्टॉप। तो हाइड और स्टॉप पे आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आया एग्जाम पे, एग्जाम में, he hid himself, she hid herself when she watched the enemy approaching। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। शी हिड हरसेल्फ का क्या मतलब है, कि उसने खुद को छुपा लिया। अरे भाई, अगर तुम कहते कि उसने रिमोट छुपा दिया, अगर तुम कहते उसने अपनी साइकिल छुपा दी, अगर तुम कहते कि उसने अपने भाई को छुपा दिया, कोई और भी चीज होती जिसको उठा के छुपाया जा सकता था, समझ में आती है। पर यहाँ पे तुम क्या कह रहे हो, शी हिड हरसेल्फ, उसने खुद को छुपा लिया। तो क्या होता है, एक बटन दबाया अपने अंदर छुप गई, ये नहीं होता। वो छुप गई, मैंने क्या बोला, छुप गई, छुपाया नहीं। तो शी हिड, वो छुप गई, when she watched the enemy approaching। तो बड़ा सिंपल है, सीधे आप हिट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी एक क्वेश्चन स्टॉप से देख लेते हैं। जैसे हम अक्सर बोल देते हैं, आई स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम हिटिंग द ओल्ड मैन। क्या मतलब हुआ, कि मैंने खुद को रोक लिया, आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को रोक लिया, क्यों, फ्रॉम हिटिंग द ओल्ड मैन, बुढ़े को मारने से मैंने खुद को रोक लिया। तो आई स्टॉप्ड का सही रहेगा, माई सेल्फ नहीं। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया बूढ़े आदमी को मारने। मान लो भाई, मुझे देखा कि बूढ़ा तो है पर ठीक है, हरकत बहुत ही गंदी कर रहा था, मुझे लगा कि इसको तो पिटाई होनी चाहिए,
तो बस मैं लाके रोक ही लिया, मैंने कहा छोड़ो यार बूढ़ा है, नहीं मेरे मॉरल्स कुछ सामने आ गया, तो ये ऐसा वाला सेंटेंस है। आपको समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा, डाउट है तो पूछिएगा। ये सारे वर्ब्स आप अपने पास लिख लेंगे और इन्हीं पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस किस के साथ यूज होगा और दूसरा किस के साथ नहीं होगा। एक चीज और बता देता हूँ, ये जो रिफ्लेक्सिव होते हैं ना, इन्हीं की तरह एम्फेटिक भी होते हैं। मेरे कहने का मतलब है भाई माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, दोस्त मेरे ये दोनों हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी हैं और एम्फेटिक भी। तो रिफ्लेक्सिव तो आप समझ गए, रिफ्लेक्सिव का काम तो आप समझ गए, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। अब कहानी ये है कि एम्फेटिक क्या होता है। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है दोस्त, उसका इस्तेमाल होता है बेसिकली एम्फेसाइजेशन के लिए। कहने का मतलब है जब तुम किसी बात पे जोर दे के कह रहे होते हो, जैसे जैसे जैसे, हाँ इस एग्जाम्पल से एकदम तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है, तुम अपने मैथ्स के क्वेश्चन बना रहे थे और उसका आ गया फोन, और वो फोन करके तुमसे कहती है सुनो एक मेरा 599 का रिचार्ज करा दो। तो तुमने कहा अच्छा 599, अब फिर को अभी कराता हूँ। तुम मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे थे, तुमने सोचा सम सॉल्व हो जाएगा, अभी मैं करा दूंगा। ठीक है, सम थोड़ा लंबा था, टाइम लग गया ज़्यादा, इसका दोबारा कॉल आ गया, करा दिया क्या तुमने रिचार्ज? तुमने कहा नहीं बस अभी करा रहा हूँ, बस सम सॉल्व कर रहा हूँ, अभी बस 2 मिनट में हो जाएगा, करा रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। अब भाई तुमने सम सॉल्व करा, तुमने आंसर देखा, आंसर आया गलत। तुम थे पूरे कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने क्वेश्चन तो सही किया, तुम उसे रीचेक करने में लग गए। अब भाई इतनी देर में दूसरा फोन आ गया, तीसरा फोन आ गया, इस बार ये कॉल करके करिए सुनो रिचार्ज मत कराना। तुमने पूछा क्यों? इसने कहा आई विल डू इट माई सेल्फ। समझ में आई कहानी? क्या कहा? आई विल डू इट माई सेल्फ। भाई ये चाहती तो इतना भी कह सकती थी, बिना माई सेल्फ के भी ये सेंटेंस एकदम सही होता, आई विल डू इट, पर इसने माई सेल्फ क्यों लगाया? समझ पा रहे हो? भावना समझा करो, लड़की की लड़ाई नहीं होगी जीवन में। क्या कह रहा है? आई विल डू इट माई सेल्फ, ये कहना चाह रही अब तुझसे नहीं कराऊंगी, तू समी कर ले, तू तू मैथ्स ही बना ले, अब तुझसे नहीं कराऊंगी, तो आई विल डू इट माई सेल्फ, खुद करूंगी। एम्फेसाइजेशन, जोर दे के कहा। ठीक है, या फिर मान लो एक दिन ये तुमसे मिलने आई, शाम का टाइम हो गया, शाम के बज गए 6। ठीक है, जब शाम के 6 बज गए, तुम्हारे दोस्तों ने कहा चल भाई कहीं घूमने चलते, तुमने कहा यार ये आइए जरा इसको छोड़ाऊं, घर तक छोड़ाऊं इसको। मैंने कहा, अबे ये छोड़ाएगी तू जैसे 5, इसकी चिंता मत कर, अपनी चिंता कर। ठीक है, तो क्या कहा तुम्हारे फ्रेंड्स ने? तुम्हारे फ्रेंड्स ने कहा शी कैन गो हर सेल्फ, भाई खुद चले जाएगी, पूरी ढड्डो लड़की है, तो हर सेल्फ बोला। आप चाहे तो आप अगर ये हर सेल्फ हटा देंगे तब भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, शी कैन गो, वो जा सकती है, बट जैसे ही आपने कहा हर सेल्फ, तो दोस्त मेरे ये हो गया एम्फेसाइजेशन। तो इनका और कोई मीनिंग नहीं होता और इनके बिना सेंटेंस गलत या अधूरा भी नहीं होता। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बगैर, इनके बगैर, ये रिफ्लेक्सिव के बगैर, इनके बगैर सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, अधूरा हो जाता है। इनके बिना बस सेंटेंस में एम्फेसाइजेशन नहीं होता। दूसरी बात, इनको लगाने की जो परफेक्ट जगह है वो है सब्जेक्ट के फौरन बाद। तो जब आप कहते हैं आई माई सेल्फ विल डू इट, क्योंकि मैंने लड़की का एग्जाम्पल दिया, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती नहीं है, तो इसलिए हमें क्या कहना पड़ता है? आई माई सेल्फ विल डू इट। तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं खुद इसको करूंगा। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो जाता है दोस्त? यहाँ पे माई सेल्फ बताता है आपको एम्फेसाइजेशन। इसी तरीके से यहाँ पे हर सेल्फ आएगा शी के फौरन बाद। मैं ये नहीं कह रहा जहां मैंने लिखा है ये गलत है, ये गलत नहीं है, पर फिर भी अगर आपको एग्जाम में दो में से एक ऑप्शन चूज करना पड़े कि आप इसे सब्जेक्ट के बाद लगाएं या लास्ट में लगाएं, तो सब्जेक्ट के बाद बेस्ट होता है। जैसे he himself went there, क्या मतलब हुआ? वो वहां अपने आप ही चला गया। कहते ना अरे वो अपने आप ही चला गया। ठीक है, भला से उसको जगह नहीं पता थी या कुछ भी था, तो ये एम्फेसाइजेशन बता रहा है और कुछ नहीं।
तो आपने क्या बात जानी, आपने जब जाना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउन होते हैं जिनके साथ सेल्फ लगा होता है या सेल्व्स लगा होता है। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है जिसके बिना सेंटेंस अधूरा हो जाता है या गलत हो जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का काम होता है सिर्फ एम्फेसाइजेशन, सिर्फ जोर देना, स्ट्रेस डालना, उसके बिना सेंटेंस ना ही अधूरा होता ना ही गलत होता, बस सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक एकदम क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको भर भर के दे दिए हैं, ये वर्ड भी बता दिए हैं जो रिफ्लेक्सिव के साथ नहीं यूज होंगे, और वो भी बता दिए जो रिफ्लेक्सिव के साथ यूज होंगे। तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन खत्म। अब हम चल रहे हैं एक नए सफर पे प्रोनाउंस के, जहां आप कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो हियर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए। न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं आज सारे के सारे, जिसने ये सेशन नहीं देखा समझ लो गई भैंस पानी में, बहुत नुकसान कर लिया। Every boy of the class has a kind of enmity with each other। अब देखिए हुआ क्या है, याद रखिए जब भी आप बात करते हैं ईच अदर की, तो इसका मतलब है कि ईच अदर हम यूज करते हैं मोर देन टू के लिए। ईच अदर का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर टू सब्जेक्ट्स, और ऐसे हमारे पास होता है एक वन एंड अदर, इसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर मोर देन टू। ठीक है, सो एवरी बॉय ऑफ द क्लास, हर एक लड़का जो है क्लास का, हैज अ काइंड ऑफ एनमिटी। एनमिटी का क्या मतलब होता है, शत्रुता ना, जहां पे अनफ्रेंडलीनेस है ना, दोस्ती नहीं है, मन मुटाव है, एक तरह की हॉस्टिलिटी है, नफरत है हल्की फुल्की बीच में। तो एवरी बॉय ऑफ द क्लास हैज अ काइंड ऑफ एनमिटी विद, तो एवरी बॉय बोल रहे हो तो ईच अदर नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, वन एंड अदर। ठीक है, हमेशा याद रखिए जब आप बात करेंगे दो लोगों की तो आप यूज करेंगे ईच अदर, दो सब्जेक्ट्स के लिए ईच अदर। जैसे अगर मैं कह दूं दिस बॉय एंड दिस गर्ल, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता तो एक बॉय होता और एक गर्ल होता। अब आप बिल्कुल सही हैज अ काइंड ऑफ एनमिटी विद वन अनदर आप कर देते, बट यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ईच अदर ही करेंगे। समझ में आया तो थम्स अप दे दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई एक बार फिर से मैंने आपको दिया है 10 सेकंड, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, एक नया कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेगा देखने को। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो तुम्हें 100% 4 नंबर दिलाएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही है। आप पिछले साल के जितने पेपर उठा के देखोगे ना दोस्त, आप जानोगे कि हाँ इसमें भर भर की क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। खुद बोलोगे तुम, हाँ सर ये चीज मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी। तो यू गोना लर्न अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन दिस क्वेश्चन। सो यू हैव 10 सेकंड, सॉल्व दिस क्वेश्चन and we'll be right back. Okay, so here we go. She is the singer whom has never sung a flop song. अब यार ये यहाँ पे आ रहा है whom। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पे who आएगा, क्यों भाई यहाँ पे that क्यों नहीं आ सकता, और क्यों भाई यहाँ पे whose क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चन में तुम कह दोगे सर who ही आएगा, आसान क्वेश्चन है। पर कभी कभी वो तुम्हें घुमा घुमा के देगा, कैसे देगा, घुमा घुमा के। तो घुमा घुमा के देने के लिए तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना पड़ेगा। ये हु, हुम, हुज है क्या दोस्त, याद रखो, जहां दिखे हु, जहां दिखे हुम, जहां दिखे हुस, जहां दिखे दैट, और जहां दिखे विच, जान लेना मेरे भाई ये सारे के सारे हैं कौन से प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं और ये आपको बताते क्या हैं। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह होते हैं, कभी भी आ जाएगा तुम्हारे जीवन में और चरस बो देगा।
नहीं समझे? मतलब कभी भी आएगा तुम्हारे जीवन में और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज द मैन हु लव्स फिशिंग। ये है वो आदमी जिसको मछली पकड़ना बहुत पसंद है। क्या पसंद है दोस्त मेरे? मछली पकड़ना। तो तुमने क्या देखा, इसमें तीन चीजें हैं, ध्यान से देखना। एक कॉन्सेप्ट है ये बस, अगर तुम मुझे अगले 10 मिनट्स तक सुन लोगे तो मेरा वादा है कभी हु, हुम, हुज, दैट विच में गलती नहीं करो। तो देखिए इसमें तीन चीजें होती हैं दोस्त, एक है ये वाला पोर्शन, एक है ये वाला पोर्शन, एक है ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन कहलाता है एंटीसीडेंट। ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कौन होता है? हमारे पूर्वज, पहले आने वाला। जैसे होमो इरेक्टस कौन थे? हमारे पूर्वज थे। ठीक है, तो ये तो हो गया एंटीसीडेंट। ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हो गई तुम्हारी वर्ब। समझ पाए? एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब, ये तीन चीजें होती हैं, इन्हीं का खेल है। आपको देखना क्या है? आपको सिर्फ ये देखना है कि ये हु, हुम और हुस, इनका इस्तेमाल सिर्फ पर्सन्स के लिए होता है। तो यहाँ पे दैट और विच तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आदमी मैन हो गया, क्योंकि दैट और विच का इस्तेमाल किसके लिए होता है? थिंग्स या फिर एनिमल। थिंग्स और एनिमल्स के लिए आप दैट और विच का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट और विच तो आ नहीं सकता, हु, हुम या हुज आ सकता है। अब याद करो वो तूफानी टेबल जो मैंने तुम्हें बना के दी थी कल वाली क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने एक लिस्ट दी थी, सब नॉमिनेटिव प्रोनाउन, एक्यूजेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक लिस्ट दी थी। उस लिस्ट में आप जब हु को देखोगे तो हु में लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्टिव होता है, हुज के लिए लिखा हुआ है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है, और हुम के लिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव होता है, और हुज के लिए लिखा हुआ है पजेसिव होता है। तो बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि अगर ये आदमी सब्जेक्टिव है, अगर ये जो यहाँ पे एंटीसीडेंट लिखा है, अगर एंटीसीडेंट सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसके लिए कोई वर्ब है, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव आएगा। नहीं समझे? लिख देता हूं, अलग इंक से लिखता हूं ताकि तनतनाता हुआ समझ आए। इफ द एंटीसीडेंट has a verb for it, use who। क्यों किया मैंने ये वाली बात लिखी क्यों है? क्योंकि हु कौन होता है? सब्जेक्टिव होता है। वर्ब किसके लिए आती है? सब्जेक्ट के लिए आती है। तो अगर एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होगा तो आप हु लगाएंगे। तो आपको क्या देखना है कि क्या इसके बाद कोई वर्ब है। अब जरा सोचो, ये लव्स किसके लिए आया है? लव्स फिशिंग कौन करता है? ये आदमी ही करता है। तो ये क्या है? ये वर्ब किसके लिए आई है? मैन के लिए आई है, और इसीलिए यहाँ पे हुआ। क्लियर हो गई कहानी? एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा, you are the man who या whom we respect a lot। अब जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली हम वैसे ही चलेंगे क्वेश्चन के लिए। हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या मिला। ये रहा एंटीसीडेंट, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रही वर्ब। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो एंटीसीडेंट है, क्या इसके लिए कोई वर्ब है? तो आगे चलो, वर्ब 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 मिली हमें रिस्पेक्ट। तो क्या ये एंटीसीडेंट के लिए आई है? क्या जो मैन है, क्या जो मैन है वो रिस्पेक्ट कर रहा है? ना भाई, इसके लिए तो सब्जेक्ट है। ये रहा इसका सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब। तो ये वर्ब एंटीसीडेंट के लिए है। अगर ये वर्ब एंटीसीडेंट के लिए नहीं है, इसका मतलब है कि आपको यूज करना पड़ेगा क्या दोस्त? हुम। तो क्या कह रहा है? यू आर द मैन, तुम हो वो आदमी, whom we respect a lot, जिसकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तो क्या सीखा आपने? ठीक है, मैं लिख देता हूं, इफ the antecedent has doesn't have a verb,
it is used as an object. Hence, और इसलिए an objective pronoun is needed. Objective pronoun मतलब whom is used. ठीक है दोस्त। तो जब आपने हु लगाया, कब लगाया? जब एंटीसीडेंट के लिए वर्ब थी। जब आपने हुम लगाया तो कब लगाया? जब एंटीसीडेंट के लिए कोई वर्ब नहीं थी। अब आखिरी बात, दिस इज द गर्ल whose lipstick is not red. ये है वो लड़की जिसकी लिपस्टिक रेड नहीं है। इसने कोई हरी पीली लिपस्टिक, आजकल तुम देखोगे, अगर तुम देखोगे ना, सबसे जबरदस्त लिपस्टिक तुम्हें देखने को मिलेगी सबसे बढ़िया, सबसे मॉडर्न WWE डिवा में। तुम साशा बैंक की लिपस्टिक देखो, वो ऐसी ऐसी लिपस्टिक लगाती है ना, मुझे लगता है अच्छा ऐसा कलर होता था दुनिया में। मैं वो कलर पहली बार देख रहा हूँ, ये लड़की लिपस्टिक लगा के घूम रही है। ठीक है, तो साशा बैंक्स हैं और वो शार्लेट है, वो एक से एक तगड़ी हैं और वो एक से एक तगड़ी लिपस्टिक लगाती हैं, पता नहीं कहाँ से लाती हैं। और मज़ेदार बात यह है वो कुछ भी लगा लेती हैं, उनके ऊपर अच्छा भी लगता है ना। हमारे यहाँ तो ये कुछ भी लगा लेती हैं, समझ रहे हो ना। खैर बंदरिया ही लगती है। खैर नो इश्यूज, डोंट टेक, मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ वीडियो में कि कोई कोई मेरे जोक को सीरियसली नहीं लेगा, जोक को जोक की तरह लेगा। बहुत देर से सीरियसली पढ़ा रहा था, इसलिए बीच में तुम्हें तरस देना जरूरी था। तो दिस इज द गर्ल हुज लिपस्टिक इज नॉट रेड। तो ये हुज क्या कह रहा है? जिसकी। हुज मतलब जिसकी। तो याद रखो इसमें मैंने क्या चीज सिखाई आपको? अगर एंटीसीडेंट बात कर रहा है किसी चीज के पोजेशन की, अगर एंटीसीडेंट के पोजेशन की बात हो रही है, तो ये लिपस्टिक किसकी है? गर्ल की। तो लिपस्टिक है यार, इतनी बात तो समझ जाओगे ना। लिपस्टिक किसकी है? लिपस्टिक है गर्ल की। तो तुम्हें क्या याद रखना है? इफ इफ possession of the antecedent is discussed, use कौन सा प्रोनाउन? यूज्ड possessive। possessive मतलब whose। कितना आसान हो गई कहानी। अब इसके आगे की क्वेश्चन भी तुम धनाधन बना दोगे। क्या क्या तीन चीजें आपने सीखी यहाँ पे? कि भाई अगर एंटीसीडेंट के लिए कोई वर्ब है, मतलब इसके लिए कोई वर्ब है तो हु, अगर इसके लिए कोई वर्ब नहीं है तो हुम, और अगर इसकी किसी पोजेशन की, इसकी किसी चीज की, इसकी लिपस्टिक, इसकी साड़ी, इसकी साइकिल, इसका इसका जूता, कुछ भी किसी भी चीज की बात हो रही है, तो आप क्या यूज करोगे? आप हुज का इस्तेमाल करोगे। समझ आ गई हो कहानी? तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी छोटे से छोटा डाउट रह जाए, याद रखना टाइगर जिंदा है। मैं तुम्हारे कमेंट्स रोज पढ़ता हूँ, ये बात तुम बहुत बेहतर जानते हो, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे 100 कमेंट भी आते हैं तो शुरू के 50-60 तो पढ़ता ही हूँ और उनके रिप्लाईज भी देता हूँ। तो हियर वी गो। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ध्यान से देखो क्वेश्चन और आंसर बताइए। ऑफ द मर्चेंट्स। हाँ, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? यू आर वन ऑफ द मर्चेंट्स whom people trust for his products। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? यू आर वन ऑफ द मर्चेंट्स। तुम कौन हो? बहुत सारे मर्चेंट्स में से एक हो। तुम कौन हो? बहुत सारे मर्चेंट्स में से एक हो। तो मर्चेंट्स तो बिल्कुल सही आया, क्योंकि ये एक की बात नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? बहुत सारों में से एक। तो ये बिल्कुल सही है, वन ऑफ द मर्चेंट्स। अब ये बताओ क्या मर्चेंट्स के लिए कोई वर्ब है? देखो ये कौन है? एंटीसीडेंट। ये कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन।
ये रही वर्ब। ये वर्ब मेरे दोस्त किसके लिए है? पीपल के लिए। तो ये क्या कह रहा है? यू आर वन ऑफ द मर्चेंट्स whom people trust for his products। तो यू आर, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये हो गया बिल्कुल सही, क्योंकि इस एंटीसीडेंट के लिए ये वाली वर्ब नहीं है, ये वर्ब पीपल के लिए है। सेंटेंस का मतलब है कि यू आर वन ऑफ द मर्चेंट्स, तुम बहुत सारे मर्चेंट्स में से, तुम बहुत सारे मर्चेंट में से एक हो जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं उसके प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस सेंटेंस में आप लिखेंगे मेरे बच्चे क्या NE, नो एरर। समझ में आया? तो प्यारा सा थम्स अप दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसी पे मैंने मल्टीपल क्वेश्चन बनाए हैं। अब जरा आपको हु और हुम में बताना है, क्योंकि ना दोस्त ये एक बार में समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए हैं। जल्दी से आपको बताना है इसमें कोई एरर है तो। क्या कह रहा है? दिस वॉज द क्रिमिनल हु या हुम पीपल सेड किल्ड मैनी चिल्ड्रन। एक बार फिर बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। आपने देखा क्रिमिनल, तो भाई ये कौन बना? एंटीसीडेंट, पूर्वज। एंटीसीडेंट ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और वर्ब आपको अब मिली यहां पे दो वर्ब, एक वर्ब मिली है। अब ऐसा तो नहीं है ये हेल्पिंग और ये मेन है। अगर कभी आपको ऐसा मिले कि दो वर्ब मिले और एक हो हेल्पिंग और एक हो वर्ब, कौन सी वाली? मेन। अगर कभी भी ऐसा मिले तो भाई मेरे जान लेना इसको एक ही काउंट करोगे, इसको एक ही काउंट करोगे। अगर एक हेल्पिंग होगी और एक मेन वर्ब होगी, क्योंकि हेल्पिंग और मेन साथ में आती है, तो आप उसको एक ही काउंट करेंगे। तो इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बट ये दोनों अलग हैं। ये पीपल सेड, ये सेड जो आया है ये आया है पीपल के लिए। पर मेरे बच्चे ये जो किल्ड आया है, ये जो किल्ड आया है, ये जो किल्ड आया है, ये किल्ड किसके लिए आया है? ये किल्ड आया है क्रिमिनल के लिए, क्योंकि लोगों ने नहीं मारा है। किसने मारा है? क्रिमिनल ने मारा है। मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से भी कह सकता हूं कि दिस इज द क्रिमिनल, दिस इज द क्रिमिनल हु किल्ड मैनी चिल्ड्रन, हु किल्ड मैनी चिल्ड्रन, पीपल सेड, लोगों ने कहा था। ठीक है भाई। तो अब मजेदार बात क्या है कि जो पीपल के लिए आया है वो आया है सेड, और एक वर्ब हमें किल्ड के लिए भी मिली है। सो दिस इज द क्रिमिनल हु किल्ड। तो क्रिमिनल के लिए है मेरे भाई वर्ब, और अगर क्रिमिनल के लिए है वर्ब, इसका मतलब यहां पे आप यूज करेंगे हु, और होम हो जाएगा गलत। क्लियर हुआ? सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट कर दिया आपको दो वर्ब देके, और दो वर्ब का कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि अगर दोनों वर्ब एक साथ हैं तो क्या हो जाएगी, है ना? अगर दोनों वर्ब ऐसी हैं, एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब है, तो आप उसे वन काउंट करेंगे। अगर दोनों वर्ब अलग अलग हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्या एक वर्ब किसी दूसरे एंटीसीडेंट के लिए तो कोई एंटीसीडेंट के लिए तो नहीं है। जैसे एक सेंटेंस और देता हूं मैं, ठीक है? यही मुझे मुझे लगा कि कहीं आप गलती ना कर बैठे, इसलिए एक सेंटेंस और दे रहा हूं। यू आर द मैन who या whom I believe will win the contest। अब देखो भाई, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको समझाते समझाते मुझे क्लिक हुआ तो मैंने आपके प्यार में लिख दिया। अब आपने जब ये क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले आपको तीन चीजें ढूंढना पड़ेंगी, तीनों चीजें ठबाक से ढूंढ डालो। ठीक है, पहली चीज क्या हो गई? आपका एंटीसीडेंट हुआ मैन। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, और अब ढूंढनी है वर्ब। और मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा हो गया, तीन वर्ब हैं, बिलीव, विल, विन। ठीक है, तो सबसे पहले तुम ये देख लो कि आई के लिए कौन सी वर्ब है। आई बिलीव, मैं मानता हूं, तो ये तो बिलीव के लिए है। अब क्या आई विल विन द कॉन्टेस्ट, ये विल विन द कॉन्टेस्ट किसके लिए आया? मैं कह रहा हूं मैं करूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि यू आर द मैन, तुम हो वो आदमी, हु आई बिलीव, जिस पर मुझे विश्वास है, क्या? विल विन दी कॉन्टेस्ट, के वो कॉन्टेस्ट जीतेगा। तो यहाँ पे हु आएगा दोस्त, क्योंकि 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 क्योंकि
विल विन द कॉन्टेस्ट, ये किसके लिए है, ये पोर्शन है एंटीसीडेंट के लिए। ये वर्ब लगी है किसके लिए, एंटीसीडेंट के लिए। विल विन ये किसके लिए लगा है, मैन के लिए। इसीलिए मैंने कहा इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर द मैन हु विल विन द कॉन्टेस्ट आई बिलीव। समझे, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर द मैन हु विल विन द कॉन्टेस्ट आई बिलीव। तो दोनों ही तरीके सही हैं, बस जब ये बीच में आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप होम लगा देते हैं। आपको यही नहीं करना। उम्मीद है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। हियर वी गो फॉर द 10th क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। he is the same person whom they work with to earn money। यहां मिलेगा एक नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट ये है भाई कि कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन को अफेक्ट कर जाते हैं कौन, ये द और सेम। ठीक है, तो जहां भी आपको देखने को मिल जाए द सेम, ओनली, नन, नथिंग, ठीक है, ऐसा कोई भी वर्ड, फ्यू, लिटिल, ठीक है, ऐसा कोई भी वर्ड देखने को मिल जाएगा तो आप याद रखिए उस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट होगा, दैट। समझे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करोगे पर्सन के साथ भी। ये एक एक्सेप्शन है, वैसे तो हम रिलेटिव, वैसे हम दैट का इस्तेमाल कब करते हैं, दैट का इस्तेमाल हम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब पर्सन नहीं होता। जैसे मैंने कहा दिस इज द कार दैट आई लाइक द मोस्ट। तो क्या कह रहा है, ये है वो गाड़ी दैट आई लाइक द मोस्ट, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैंने दैट क्यों यूज किया, क्योंकि दोस्त कार की बात हो रही है। ठीक है, तो उस केस में आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि यहाँ पे भी आप दैट का इस्तेमाल करते हैं अगर इसमें से कोई वर्ड आपको देखने को मिल जाता है। सो शी इज द सेम पर्सन, ये वही आदमी है। ठीक है, दैट। अब यहाँ पे हु या हुम का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर हु हो यूज होना था तो भी दैट यूज करेंगे, हुम यूज होना था तो भी दैट यूज करेंगे। कहने का मतलब है इनमें से कोई भी पर्सन आ गया तो आपकी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए एक और, these are the few students whom we have selected। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, दीज आर द फ्यू स्टूडेंट, यही हैं थोड़े बोले थोड़े बहुत विद्यार्थी, whom we have selected, तो ये whom नहीं होगा भाई, क्या कर दोगे, दैट वी हैव सेलेक्टेड, जिन्हें हमने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे खत्म हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन भी। इन सारे वर्ड्स को कॉपी कर लेना, नोट्स बनाते रहना जैसे सिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन कर लिए, वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बताइए चीते की फुर्ती के साथ। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा द सेम से, अभी आपने एक क्वेश्चन और देखा फ्यू से, अब आपको एक क्वेश्चन और मिल गया किससे दोस्त, ओनली से, ओनली से। तो यहाँ पे भी वही कहानी यूज होगी जो मैं आपको अभी तक सिखा रहा हूँ। क्या कह रहा है ये, रमन इज द ओनली पर्सन दैट, बिल्कुल सही है, हैज सबमिटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। तो सेंटेंस में जाएगा नो एरर, जो थे सच्चे चीते उन्होंने लगाया नो एरर, है ना, और जो थे थोड़े पिलपिले चीते उनका हो गया गलत। ठीक है, तो अगर ये आपका क्वेश्चन गलत हुआ है पीछे जाके जरूर देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। Here we go, next question, question number 11, 12th।
11th हो गया, 11th हो गया, 12th क्वेश्चन। पाकिस्तान एंड चाइना ऑफन कोऑपरेट विद वन अनदर, ये मुझे पता है, तुम सही बता दोगे, 10 सेकंड के अंदर सही बता दोगे, 10 सेकंड का टाइम। कितने आदमी हैं? पाकिस्तान एंड चाइना, ये मिला के हो गए 2। और मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम 2 की बात करते हैं तो वन अनदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम क्या यूज करेंगे इसकी जगह? ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, ईच अदर का। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं और पाकिस्तान के साथ लिख दूं पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना कोऑपरेट, सॉरी, कोऑपरेट विद, अब मुझे कहना पड़ेगा वन अनदर। ठीक है दोस्त, तो जैसे ही 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो वो वन अनदर बन जाएगा, और अगर 2 ही होंगे तो ईच अदर रहेगा। कहानी उम्मीद है क्लियर हुई होगी। ये क्वेश्चन अगर आता है तो 4 नंबर आपको देके जाता है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन, आंसर बताइए। फॉर यू एंड मी देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट्स में से जो कल मैंने आपको पढ़ाए थे और प्रोनाउन में सबसे पहले पढ़ाए थे। लेट्स सी हु इज गोइंग टू गिव द करेक्ट आंसर फॉर द सेम। अब ये क्या कह रहा है? फॉर यू एंड मी देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। जरा इस क्वेश्चन को फ्लिप करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारों के दिमाग में यहाँ पे आई आया होगा। ठीक है, तो सच में देखते हैं कि यहाँ पे आई आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखता, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट फॉर यू एंड मी। अब मुझे एक बात बता दो दोस्त, क्या कोई यहाँ पे कहता कि सर आई लगा दो? तुम कभी नहीं कहते, क्योंकि एक फतूर दिमाग में रहता है, आखिर में आया तो मी होगा, शुरू में आया तो आई होगा, पर ऐसी कहानी नहीं है। इस कहानी को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है अपनी लास्ट वीडियो में, जिसका नाम है नाउन्स एंड प्रोनाउंस पार्ट 1 ना, जिसमें मतलब पार्ट 2 है प्रोनाउंस का और पार्ट 1 है प्रोनाउंस का, तो वो जरूर देख लीजिएगा। कल मतलब इससे जस्ट पहले वाली वीडियो, आपको डिफेंस वाला की प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाने के इंग्लिश वाली पे क्लिक करना है, और आज की वीडियो से मतलब जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखिएगा, शुरू में ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये मी बिल्कुल सही है। इसके 2 रीजन है। एक तो मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है, इसलिए भी मी आएगा। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव है, कब? मी और यू के लिए कोई वर्ब है क्या? वर्ब किसके लिए आई है? आर किसके लिए आया? अपॉर्चुनिटीज के लिए आया। अपॉर्चुनिटीज प्लूरल है, इसलिए आर भी प्लूरल है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे सब्जेक्ट है सेंटेंस का, है ना, और फॉर यू एंड मी ये पूरा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, और इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। समझ में आया हो तो जरूर बताइएगा, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। रोहन एंड हिज फ्रेंड्स प्लेइंग इन द लेन आर नॉट लाइक्ड बाय द नेबर्स। बहुत मतलब अच्छा बच्चा होगा ना, जिसके वाकई प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वही इसका आंसर सही दे पाएगा, नहीं तो इसका आंसर सही दे नहीं पाओगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। देखो, रोहन एंड हिज फ्रेंड्स प्लेइंग इन द लेन आर नॉट लाइक्ड बाय द नेबर्स, तो यहाँ पे रोहन तो बिल्कुल सही है, एंड हिज फ्रेंड्स प्लेइंग, ये क्या है? खेलना, मतलब जिरंड,
अगर आप जीरंड नहीं जानते हैं, मेरी क्लास नंबर 3 देखिए, बहुत गहराई से मैंने आपको पार्ट 3 में जीरंड्स पढ़ाए हैं। अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियोस को अगर एक एक वीडियो देखोगे तो ही आत्मा तृप्त होगी। एवरीथिंग इज लिंक्ड, एवरी लेक्चर इज लिंक्ड। तो क्या कह रहा है, रोहन एंड हिज फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स प्लेइंग, उसके दोस्तों का खेलना, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी अगर जिरंड आता है और जिरंड से पहले आपको कोई प्रोनाउन लगाना है तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, आपको याद होगा ये वाला सेंटेंस जो मैंने कराया था, माई मदर डजंट लाइक हिम कमिंग। तो मैंने आपको इसमें सिखाया था कि भाई माई मदर डजंट लाइक हिम कमिंग नहीं होगा, माई मदर डजंट लाइक हिज कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर रोहन के साथ भी तो पोजेशन दिखाओगे। तो रोहन क्या है, नाउन, और नाउन के साथ पोजेशन हम दिखाते हैं किसके साथ, एपोस्ट्रॉफी के साथ। ये बात भी मैंने आपको जस्ट लास्ट वीडियो में बताई है, इसीलिए कहा सारी वीडियोस लिंक्ड है। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, रोहन्स, रोहन्स एंड हिज फ्रेंड्स प्लेइंग, इसके फ्रेंड के साथ आपको नहीं लगाना है एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि जब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं, तब आपको एपोस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी क्या बताता है, का या की बताता है, और हिज फ्रेंड्स तो वही बता रहे हैं क्या, ही इज फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड, तो का की पहले ही लग गया है ना। तो रोहन्स एट हिज फ्रेंड्स, रोहन और उसके दोस्तों का खेलना गली में पसंद नहीं आता, किसको, पड़ोसियों को। शीशे टूटते होंगे, कांड होते होंगे, है ना, पड़ोसियों की लड़कियां भी नीचे आती होंगी, रोहन और उसके दोस्त खेल रहे हैं, और भी कुछ होता होगा, समझ गए होंगे, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हियर वी गो। मजेदार क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये आप सही बता देंगे मुझे, मेरा मन कह रहा है कि आप ये क्वेश्चन मुझे सही बता देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, शी ही कुडंट क्वालिफाई हिमसेल्फ फॉर द टीयर 2 एंड ही डिसाइडेड टू क्विट द प्रिपरेशन। कहने का मतलब है सेंटेंस का कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाया टीयर 2 के लिए, टीयर 1 उसका क्वालिफाई हो गया, टीयर 2 के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू क्विट द प्रिपरेशन, उसने कह दिया भाई हमारे बस की नहीं, हम तैयारी नहीं कर रहे। गलती क्या हो गई दोस्त यहाँ पे, ये हिमसेल्फ की जरूरत ही नहीं है, ही कुडंट क्वालिफाई, तो यहाँ पे क्वालिफाई क्या है दोस्त मेरे, वर्ब है। ठीक है, और ये कैसी वर्ब है, ये वही वाली वर्ब है जिसको मैंने लिस्ट में दिया था, जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत यूज किया है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है ये गलत यूज हुआ है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही कुडंट क्वालिफाई। भाई ये क्या बात हुई, वो खुद को क्वालिफाई नहीं करा पाया, ये नहीं बोलते हम कि खुद को क्वालिफाई नहीं करा पाया, बस वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो शी कुडंट क्वालिफाई फॉर द टीयर 2, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया किसके लिए, टीयर 2 के लिए। एंड ही डिसाइडेड टू क्विट, और उसने सोचा कि हम छोड़ देंगे क्या, तैयारी करना। ठीक है, तो ये था आज के आपके 15 क्वेश्चंस, और यहाँ पे खत्म होते हैं प्रोनाउंस के सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके एनडीए डिफेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दो चीज़ों पे हमारा एग्जाम निर्भर होता है, एक तो आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितना पढ़ा है, तीन चीज़ों का गेम है। ठीक है, पहला तो कंटेंट आपने क्या क्या पढ़ा, जो मैं आपको दे रहा हूँ एकदम सुपर कंटेंट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आती है आपकी कि आपने प्रैक्टिस कैसी करी, तो दोस्त मेरे प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और तीसरा है मॉक टेस्ट। ये तीन जो है ना, ये तिगड़ी, ये आपका सिलेक्शन कराते हैं किसी भी एग्जाम में। तो मैं आप, मेरे हिस्से में ये वाली चीज आती है, मैं आपको भर भर के जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, क्योंकि टाइम कम है। आप देख रहे हो कि मैं कितनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपको प्रैक्टिस कराने में भी लगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो आपसे ये इंतजा है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, जहां डाउट आता रहे वहां टाइगर जिंदा है। सात चीज क्या है कि भाई प्रैक्टिस, ये मॉक टेस्ट आपके जरूर चलने चाहिए,
ना, तो आप मॉक टेस्ट भी रेगुलर देते रहिए ताकि आपको अपनी धार पता चलती रहे कि कैसी चल रही है। अगला वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए वो होगा वीडियो आर्टिकल्स पे, एंड इट इज गोइंग टू बी अ जेम ऑफ अ क्लास। आपकी वोकैब की रिक्वेस्ट मैंने मान ली है, मैंने रूट वर्ड के साथ साथ आज से सिनोनिम्स भी शुरू कर दिए हैं। और जो मेरे चीते बच्चे हैं उन्होंने देख लिया है कि भाई आज मैंने एक वर्ड है हेट जिसके लगभग 11 सिनोनिम कराए हैं। तो कल भी मैं तुम्हारे लिए एंटोनिम, चलो हेट का एंटोनिम लव होता है, तो समझ लो कि अगली क्लास में तुम्हें मिलने वाले हैं सिनोनिम्स किसके, लव। ठीक है, तो तैयारी से आना लव के सिनोनिम के साथ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अगली वीडियो के बारे में। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना काफी है। वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कंटेंट कैसा लगा, ये आपको मुझे हर वीडियो के बाद बताना है। अगर आपका कोई डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, खाज है, तो भी आपको बताना है, उसके लिए भी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।